करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके पहाड़, उसके जो पर्वत हैं, इतने ऊंचे हैं कि मानो लगता है आकाश चूम रहे हैं। सो कवि ने अपने देश की प्रशंसा की है, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा की है इस कविता में। और आगे पढ़ते हैं। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण, चरण मतलब होता है पैर। हमारे भारत के चरण कहाँ है? ये हिंद सागर में। तो सिंधु मतलब सागर। भारत के निचले हिस्से को कवि ने भारत के चरण कहा है, यानी पैर, जिसे कि सिंधु यानी कि हिंद सागर दिन रात झूम कर और ऐसा लगता है भारत के जो चरण है उनको पखार रहा है। फिर आगे है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना बहुत ही पवित्र नदियां हैं हमारे देश की, और त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियों का संगम, जहाँ तीन नदियां आकर मिलती हैं। ये सारी नदियां कल कल करके बहती रहती हैं। लहरना मतलब झूम झूम कर बहना, ठीक है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। छहरना मतलब बिखरना, और जगमग जगमग करके हर पल, पग पग मतलब हर समय, हर कदम पर अपनी सुंदर सी छटा, छटा मतलब खूबसूरती, निराली सी जो उनकी खूबसूरती है वो बिखेर रही हैं। आगे है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अपनी मातृभूमि को कवि पुण्य भूमि कह रहे हैं और स्वर्ण भूमि कह रहे हैं। आपको पता है हमारे देश को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने से मतलब है हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वह इतनी स्वर्णिम है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जिसको सोने जैसे मूल्यवान धातु के साथ कवि ने उसकी तुलना की है अपने देश की। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है कि ये जो भूमि है मातृभूमि, ये मेरी माँ जैसी है और यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए ये मेरी जन्मभूमि भी है। फिर है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए और आगे कवि कह रहे हैं कि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं इनसे झरने इतने सारे झरझर करके बहते हैं। चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। जंगल झाड़ जितने भी हैं उनमें इतनी रंग बिरंगी, इतनी तरीके की चिड़िया हैं और सब खुशी से चहक रही हैं, चहचहा रही हैं। फिर लिखा है। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। अमराइयां मतलब होता है आम का बगीचा। तो इस आम के बगीचे में से कोयल ऐसा लगता है कुहू कुहू करके अपनी मधुर आवाज में किसी को पुकार रही है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पवन दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मलय, और वहां से जो हवा बहती है वो बहुत सुगंधित वायु होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो मलय पवन है वो बहकर और हमारे देश के तन मन यानी इस मातृभूमि के तन मन को संवारती है, उसको महकाती है, सुंदर बनाती है। फिर कवि कहते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी मातृभूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहते हैं, क्योंकि सभी धर्म, अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले धर्म कवि इसी मातृभूमि पर निभा रहे हैं, इसीलिए इस मातृभूमि को कवि धर्म भूमि भी कह रहे हैं। और क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए जो भी कर्म करना है कवि को, वो इसी मातृभूमि पर कर रहे हैं, इसीलिए इसको कर्म भूमि भी कह रहे हैं। और जन्मभूमि और मातृभूमि तो हमने देखा कि कवि ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ है और यह भूमि माँ की तरह उनका लालन पोषण करती है। फिर है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। यहाँ इसी मातृभूमि में रघुपति यानी कि भगवान राम का जन्म हुआ और यहीं पर सीता जी का जन्म हुआ। सो इतने बड़े व्यक्तित्व हमारी इसी मातृभूमि में सबने जन्म लिया, और इसी मातृभूमि में श्री कृष्ण ने अपनी वंशी, वंशी यानी बांसुरी, बंसी से पुनीत, पुनीत मतलब होता है पवित्र, पवित्र गीता का पाठ पढ़ाया। सो श्री कृष्ण ने इसी मातृभूमि में हमें अपनी मधुर बंसी से गीता का पाठ पढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और इसी मातृभूमि का सुयश, सुयश मतलब होता है यश बढ़ाना। सो गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं ने इसी देश में जन्म लेकर, इसी मातृभूमि में जन्म लेकर इस मातृभूमि के सुयश को बढ़ाया है।
जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दया सिखाई मतलब हमारे देश के जो व्यक्तित्व हैं, इन्होंने करुणा, दया मतलब दूसरों के प्रति कैसे हम अपने हृदय को दया से भर सकते हैं और दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं, ये सब हमारी इसी मातृभूमि ने जग मतलब दुनिया को सिखाया, जग को दिया दिखाया। और इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व ने कैसे इतने बड़े बड़े कर्म करके इस जग को दिया दिखाना मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश दिखाना। सो ज्ञान की बातें हमारे मातृभूमि से पूरी दुनिया को जानने को मिली, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व के जन्म लेने के कारण। तो कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कवि जो अपने जीवन के संघर्ष हैं वो इसी मातृभूमि पर जी रहे हैं। सो संघर्ष को उन्होंने युद्ध से तुलना करते हुए कहा है कि यही मातृभूमि है जहां मैं अपने जीवन के संघर्षों को निभा रहा हूँ। और यहाँ बुद्ध जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है, इसीलिए इसे बुद्ध भूमि भी कहा जा रहा है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सो कवि कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी मातृभूमि भी है। सो ये प्यारी सी कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम कवि का परिचय देख लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। सो इनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म 1906 में लगभग हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1988 में हुई थी। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हुआ था। आधिपत्य मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हुआ था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। वो भारत के गौरव की गाथा लिखते थे, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत आवाज उठाई अपनी लेखनी से। और देशभक्ति उनका प्रिय विषय था। देशभक्ति के ऊपर वो बहुत सारी कविताएं और रचनाएं लिखते थे। उनकी और भी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो ये सब कुछ और कविताएं और इनकी रचनाएं हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। आगे है पाठ से। आइए अब इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाना है आपको। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, जो सही ऑप्शन है वहां स्टार बनाएंगे। तो पहला है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण आया है, हिमालय आया है, वंशी आया है या सिंधु आया है? सो सिंधु जो आया है वो हिंद महासागर के लिए आया है। ठीक है। अगला है, मातृभूमि में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो देखो, महापुरुषों की जय भी की गई है और प्राकृतिक सुंदरता को भी बताया गया है। लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि भारत की प्रशंसा की गई है, मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ क्योंकि महापुरुष और प्राकृतिक सुंदरता ये तो भारत में ही आते हैं ना, तो भारत की प्रशंसा की गई है ना। तो यहाँ स्टार बनाया मैंने। अगला है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो मैंने आपको कारण बता दिए कि ये उत्तर मैंने क्यों चुने हैं। आपको जो भी लगता है वो आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी सूझबूझ से आंसर देना है। अगला है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों का संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। सो हमें मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, शब्द को हमें सही अर्थ से मिलाना है, यानी वर्ड मीनिंग है। तो पहला है हिमालय। तो देखिए, मैं यहाँ मैच नहीं करूंगी क्योंकि स्पेस इसमें कम है, तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ। तो हिमालय है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला है उत्तरी हिस्से में भारत के, जो मैंने आपको मैप पे दिखाया भी था। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर मलय पवन, ये मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को हम मलय पवन कहते हैं। तो तीसरा, सिंधु क्या है? समुद्र एक नदी का नाम। वैसे इस कविता में सिंधु समुद्र को कहा गया है, हिंद सागर को, और सिंधु एक नदी का नाम भी है। ठीक है। फिर है गंगा यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियां, तो 5 नंबर। फिर रघुपति यानी राजा राम,
की बात कर रहे हैं जो दशरथ के पुत्र थे, तो ये आ जाएगा 6th नंबर। फिर है श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र, वासुदेव भी इनका नाम है, तो 7। फिर सीता, जनक की पुत्री जानकी, इनका नाम जानकी भी है, तो 8th नंबर। फिर गीता, गीता क्या है, तो एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। महाभारत के युद्ध में जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया वो सब गीता में लिखा हुआ है। तो यहाँ 9th लिख देते हैं। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो ये भी हमारे वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ। आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए भी। पंक्तियां यहाँ दी गई है, उन्हें पढ़कर हमें उनका अर्थ बताना है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सो इसका अर्थ है कवि अपने देश यानी मातृभूमि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये मातृभूमि उनकी युद्ध भूमि है, जो कि उनके जीवन के जो भी संघर्ष हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। सो संघर्ष को उन्होंने युद्ध से तुलना करते हुए कहा है कि ये युद्ध भूमि है उनकी, और यही वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसीलिए इसे बुद्ध भूमि कहा गया है। और ऐसी पावन भूमि पर कवि ने जन्म लिया है, इसीलिए कवि ने इसको जन्मभूमि और माँ के समान होने के कारण मातृभूमि कहा है। सो यही अर्थ है। आपको क्या अर्थ समझ में आया वो आप बता सकते हैं। आगे है सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न है। पहला है कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हमें इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो कोयल कहाँ रहती है, तो आपने देखा था अमराइया घनी है ना। सो अमराइया मतलब कोयल अमराई या आम के बगीचे में रहती है। फिर तनमन कौन सवारती है, सो मलय पवन है तनमन सवारती है ना। सो मलय पवन तनमन सवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, सो झरने पहाड़ियों से झरते हैं या पहाड़ियों में झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, वंशी पुनित गीता, श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई। फिर गौतम ने किसका यश बढ़ाया, सो हमने देखा था गौतम ने मातृभूमि में जन्म लेकर इस मातृभूमि का सुयश बढ़ाया, है ना। तो यह सारी पंक्तियां हमारी पोयम से ही ली गई थी। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। देखो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या जोश, इन सबको हम लहर बोलते हैं। छहर मतलब होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कोई चीज बिखर जाती है तो हम छहर बोलते हैं। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। तो पहला है कहाँ कहाँ छटा